चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइसिस, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू गई है, इसी यूनिट का सेकंड जो पार्ट है वो शुरू हुआ है। कौन सी यूनिट? जो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली है, उसमें दो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये क्या है? ये एक, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? ताकि हम अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ढूंढ सकें और वीकनेस ढूंढ सकें। एनालाइज करने का मतलब ही होता है कि अपनी स्ट्रेंथ या अपनी वीकनेस को ढूंढना, अपनी क्षमताओं को ढूंढना, और जो अपनी कमजोरियां उन्हें ढूंढना। और इसके लिए आप क्या बनाओगे? कुछ आप निकालोगे। कहाँ से? आप रिलेशनशिप निकालोगे। किस चीज का रिलेशनशिप निकालोगे? जो बैलेंस शीट के अंदर और पीएनएल अकाउंट के अंदर होगा। इन्हें चाहता कौन है? आखिर ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, ये चाहता कौन है? हमसे कोई नहीं पूछता फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, हमसे कुछ और पूछा जाता है। वो बताऊंगा क्या पूछते हैं। यूजर क्या होते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के? इनको याद कर लीजिएगा। इसमें एक होते हैं शेयर होल्डर, इनको हम इंटरनल यूजर कहते हैं। ये हमारे इंटरनल यूजर होते हैं। लेंडर हमारा आउटसाइडर होता है, या आप एक्सटर्नल कह सकते हैं इसे। ये हमारा एक्सटर्नल यूजर है। मैनेजमेंट हमारा इनसाइडर यूजर है। पब्लिक हमारी एक्सटर्नल यूजर है। गवर्नमेंट एक्सटर्नल यूजर है। लेबर और ट्रेड यूनियन, इन्हें कई बार इंटरनल माना जाता है। वैसे इंटरनली लिखो, क्योंकि वो लेबर इंटरनल होती है और लेबर यूनियन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। बट इतना छोड़ दो, ज्यादा कुछ पूछता नहीं, इस जगह से नहीं पूछे, कंफ्यूजन नहीं करेगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है वो टेक्निक्स। कितनी टेक्निक्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की? टोटल मिला के 6 टेक्निक्स हैं। टोटल मिला के 6 टेक्निक्स हैं, जिनमें सबसे पहली वाली का नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। दूसरी वाली का नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तीसरी वाली का नाम है ट्रेंड एनालिसिस। चौथा का नाम है रेशियो एनालिसिस। पांचवा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और छठा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये सब आपके क्या हैं? एनालाइज करने के। किसको एनालाइज करने के? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की टेक्निक्स हैं। तो अगर वो आपसे टेक्निक्स बोले, टेक्निक के अलावा वो टूल भी बोले, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यही है, यही टूल्स हैं। यही जो आपको दिए हुए, यही आपके टूल्स हैं। ठीक है, तो टूल्स बोलेगा या टेक्निक बोलेगा, बात एक ही है। अब इनको हमें एक एक करके पढ़ना है। इसमें से हमें ट्रेंड नहीं पढ़ना है, क्योंकि ट्रेंड हम स्टैट्स में पढ़ते हैं। आपको ये दो तो जस्ट थियोरेटिकल समझने हैं। रेशियो यहाँ पर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, फंड फ्लो कैश फ्लो बाद में आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की। ये क्या चीज है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो तरीके का कंपैरिजन की बात करता है। ये दो तरीके कंपैरिजन क्या है? दो तरीके कंपैरिजन होगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर हमेशा दो तरीके कंपैरिजन होता है। एक होता है आपका इंट्रा फर्म, और एक होता है आपका इंटर फर्म। इंट्रा फर्म क्या होता है उसे समझते हैं। देखिए, जब आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? एक ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब आप कंपेयर करते हो दो या दो से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, आप एक्स लिमिटेड के एक तो 2021 का डेटा और एक 2022 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि 2021 का स्टेटमेंट, 2022 का स्टेटमेंट, इन दोनों को कंपेयर करते हो। अगर आप एक ही कंपनी के दो अलग अलग साल में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो, इसको बोलते हैं हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन, यानी कि विद इन फर्म, विद इन फर्म। बट टाइम पीरियड इज डिफरेंट होगा, डिफरेंट टाइम पीरियड। तभी तो कंपेयर करोगे पिछले साल की कंपनी और इस साल की कंपनी में। इंट्रा फर्म क्या होता है? इंट्रा फर्म होता है सेम ईयर। यहाँ क्या था? यहाँ था सेम कंपनी डिफरेंट ईयर, सेम कंपनी डिफरेंट ईयर। तो हम इंट्रा फर्म के केस में ऐसे भी लिख सकते हैं। इंट्रा फर्म के केस में बता रहा हूं, हम लिख सकते हैं सेम कंपनी या सेम फर्म बट डिफरेंट टाइम।
और जब हम पढ़ेंगे किसको, इंटर को, तो इंटर फर्म में क्या होगा, दो कंपनियां होंगी, पर टाइम टाइम पीरियड क्या होगा, अगर 2021 है तो यहाँ भी 2021 ही होगा। तो इंट्रा फर्म में क्या होता है, इंट्रा फर्म में डिफरेंट कंपनीज होती हैं और सेम टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड सेम रहता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड सेम रहेगा और कंपनियां अलग अलग हो जाएंगी, तो इसे हम बोलेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन, ठीक है। और अगर कंपनी एक है, टाइम अलग अलग है, तो बोलते हैं हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अब अगला पॉइंट आता है कि ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन किस किस का होगा, दो लोगों का। एक तो ये होगा इनकम स्टेटमेंट का कंपैरिजन, एक हो ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट, यानी कि आप इनकम स्टेटमेंट में कंपैरिजन करोगे और बैलेंस शीट में कंपैरिजन करोगे, और इसको आप दिखाओगे कैसे, ठीक है। अच्छा एक चीज बता दूं, ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया यहाँ पर, यहाँ पर ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ है। अंडर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, ऐसे सेम आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज कंपेयर्ड विद, कंपेयर्ड इज कंपेयर्ड, बस ना लिख दो, बहुत है, ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई नहीं पूछता, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, क्या चीज होती है, मैं बताता हूँ। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होगा, अगर आप यहाँ पर इसे बनाने जाते हो तो होगा क्या, ठीक है। कुछ ज्यादा खास काम है नहीं, जो भी चीज आपको दी होती है उसका कंपैरिजन करना होता है। जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर्स है, यहाँ पर आपको 2 साल दिए होंगे, एक दे रखा होगा प्रीवियस ईयर, एक दे रखा होगा करंट ईयर। फिर आपको यहाँ पे निकालना पड़ता है एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ग्रीन पेन से कर देता हूँ ताकि आपको ये इजीली नजर आए, एब्सोल्यूट चेंज। और यहाँ पर आपके पास जो होता है वो होता है परसेंटेज चेंज। ये करना कैसे होता है, जरा ध्यान दीजिए। आपको इस तरीके से दिया होगा, जैसे मान लीजिए ये इनकम स्टेटमेंट है, तो आपको एक चीज लिखी होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप जानते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम बोलते हैं सेल्स को अपने, ठीक है। ये आपको मान लीजिए दे रखा है 1.5 लाख रुपए 2020 में, और 2021 में आपको दे रखा है 2.5 लाख रुपए। तो आपको ये चेक करना है कि कितना परसेंट बढ़ गया, मतलब एब्सोल्यूट चेंज कितने का आया। तो 1.5 लाख से 2.5 लाख होने में चेंज आया है 1 लाख रुपए का, चेंज आया है 1 लाख रुपए का। तो आपने एब्सोल्यूट को कैसे निकाला, आपने एब्सोल्यूट को निकाला करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर, फिर आप निकालेंगे इसमें परसेंटेज चेंज। तो आप परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आप एब्सोल्यूट को लगा दीजिए ऊपर, और नीचे लगाइए प्रीवियस ईयर के फिगर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो यहां पर क्या होगा, 1 लाख रुपए का आपका एब्सोल्यूट चेंज है, प्रीवियस ईयर का वैल्यू 1,50,000 है, इंटू 100 करेंगे, 66% का इंक्रीज दिखाई देगा। ऐसे करना होगा, यह है कंपैरिजन, ठीक है। ये कंपैरिजन हो रहा है, एक ही फर्म का दो अलग अलग पीरियड में कंपैरिजन किया गया है। इसी तरीके से हो सकता है आपको यहाँ पर वेजेस दे रखा हो, ठीक है। मैं एग्जांपल बना रहा हूँ बस जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ गया तो करेंगे क्या, न्यूमेरिकल आता नहीं है इस जगह से वैसे। अब मान लीजिए उसने आपको वेजेस दे रखे थे पहले 2 लाख रुपए के, और अब वेजेस जो है आपके 1,80,000 रुपए के हैं। तो अब देखो वेजेस आपके कम हो गए हैं 20,000 रुपीज से, तो आप इसे 20,000 ब्रैकेट में डालोगे। और फिर जब आप इसको, ये कैसे किया है, करंट में से प्रीवियस माइनस किया है, तो करंट मतलब 1,80,000, प्रीवियस मतलब 2 लाख, तो आ गया आपका -20,000। अब इस -20,000 को 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 10%, लेकिन माइनस में। तो ऐसे ये कंपैरिजन किया जाता है। अब कॉमन साइज में क्या होता है, यहां से क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं, वो आपको बता देता हूं क्या होता है।
कॉमन साइज में सारे आइटम्स को ना किसी परसेंटेज पर, किसी एक आइटम की परसेंटेज पे निकाला जाता है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपका पार्ट है, जितने भी उसके अंदर आइटम्स है, आइटम्स मतलब जो पॉइंट्स है, जैसे बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है, जैसे बैलेंस शीट के अंदर आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, या आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, इन सब को किसी एक बेस आइटम के ऊपर परसेंटेज में निकाला जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि वो बेस आइटम कौन होता है, तो बताता हूं। अगर वो इनकम स्टेटमेंट है, अगर वो इनकम स्टेटमेंट है, तो बेस आइटम होता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सबकी परसेंटेज किस पे निकाली जाती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे निकाली जाती है। अगर आपका ये बैलेंस शीट है, अगर आपका ये बैलेंस शीट है जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं, जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं, इस पे जो बेस आइटम होता है, बेस आइटम मतलब जिसके ऊपर एक परसेंटेज निकाली जा रही है, वो होता है टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब इस तरीके की बात है, मैं आपको इसे थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूं कि ये कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपको एक बैलेंस शीट दी, आपको एक पी एंड एल अकाउंट दिया हुआ है, मान लेते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, उसमें आपको एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया होगा, उसमें फिर एक अदर इनकम जोड़ी जाती है, इससे यहां पर टोटल इनकम आती है, फिर कुछ एक्सपेंसेस की बात आती है। एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंस होता है, जैसे आप लगा लेते एम्प्लॉयड एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। एक हमारे पास जैसे मान लेते हैं फाइनेंस कॉस्ट, एक हम मान लेते हैं डेप्रिसिएशन। ये सिर्फ दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए किसकी परसेंटेज क्या मतलब है इसमें। मान लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 1,00,000 रुपए दे रखा है, अदर इनकम आपकी 10,000 रुपीज है, तो टोटल आपके 1,10,000 रुपए यहाँ पर बन जाते हैं। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस मान लेते हैं आपका 15,000 रुपए है। फाइनेंस कॉस्ट हम मान लेते हैं कि आपके पास 18,000 रुपए है। डेप्रिसिएशन मान लेते हैं कि आपके पास 20,000 रुपए है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हो गया है वो हो गया आपका 53,000 रुपीज का। तो आपको पता ही है आप कैसे आप करना है, यहाँ पर ए आपका इनकम है, बी आपका एक्सपेंडिचर है, आप यहाँ पर क्या निकाल लोगे, अपना प्रॉफिट निकाल लोगे, ए माइनस बी करके 1,10,000 में से 53 चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा 57,000। लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है कि हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर रहे हैं, ये हमारा इनकम स्टेटमेंट है। इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमें बेस किसको लेना है, ये हमारा बेस आइटम बनने वाला है। मैं रेड से कर देता हूँ कैलकुलेशन वाला काम, ये बेस आइटम बनेगा, ये हमारा बेस आइटम होगा कौन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसको 100% एज्यूम कर लेंगे हम। अब बाकी सबकी परसेंटेज इस पे निकालेंगे, सबकी जितना आपको दिख रहे हैं। तो 10,000 1,00,000 का कितना परसेंट होता है, 10%। तो टोटल कितना परसेंट हो गया, 110%। अब देखिए 15,000 1,00,000 का कितना परसेंट होता है, 15%। 18,000 1,00,000 का कितना परसेंट होता है, 18%। 20,000 1,00,000 का कितना परसेंट होता है, 20%। इससे ये टोटल कितना हो गया, 53%। ऐसा मत समझिएगा कि आप इसको लिखकर परसेंटेज कर देंगे, नहीं नहीं, वो निकाले जा रहे हैं। अगर ये अमाउंट 2,00,000 होती, अब मैं इसको थोड़ा बदल देता हूँ, अगर ये अमाउंट 2,00,000 होती तो 100% होता, पर 10,00,000 डिवाइडेड बाय 2,00,000 कितना परसेंट होता असल में, 5%। उस केस पे 5% हो जाता, तब इसका आंसर क्या होता, यहाँ पे 2,10,000 आता, इससे ये कितना होता, 105%। फिर 15,000 2,00,000 का कितना परसेंट रखता, 7.5%। 18,000 2,00,000 का कितना परसेंट रखता, 9%। 20,000 2,00,000 का कितना परसेंट रखता, 10%। उस केस में ये टोटल कितना परसेंट रहता, 10 और 9 19 और 7 26.5%। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये है कॉमन साइज में। कॉमन साइज में क्या करते हैं हम, किसी एक को अपना बेस आइटम बना लेते हैं। तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस आइटम हो जाता है इनकम के लिए, और बैलेंस शीट का टोटल हो जाता है बैलेंस शीट के लिए। ठीक है जी, ये वैसे 11 12 का पार्ट है, ठीक है, बट ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए सिर्फ इतना ही इसके अंदर हमें पढ़ना है।
आते हैं अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पे, जो जो चैप्टर का असली नाम है, जिसके लिए हम इस चैप्टर के अंदर आए हैं, वो है रेशो एनालिसिस। क्या है रेशो एनालिसिस? ये एक रिलेशनशिप है। किस चीज का रिलेशनशिप है? दो अकाउंटिंग फिगर्स का रिलेशनशिप है। दो अकाउंटिंग फिगर्स का रिलेशनशिप है, इसको हम रेशो बोलते हैं। और रेशो एनालिसिस में हम कंपैरिजन करते हैं एक फिगर का दूसरे फिगर के साथ, ठीक है, जिससे हम प्रॉपर स्ट्रेंथ और वीकनेस निकाल सकते हैं अपनी फर्म की। हम यहाँ पर इसको करते क्यों हैं? पहला तो ये देखने के लिए कि हमारे जो इंटरप्राइजेज है, कहाँ पर उसको ज्यादा जरूरत है काम करने की, कहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए इसको चेक करते हैं, बजट बनाने के लिए, फोरकास्टिंग के लिए करते हैं। और हमारे पास चार तरीके के क्या होते हैं? रेशोज होते हैं। लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इनको निकालने के लिए, इनको एनालाइज करने के लिए कि कंपनी की लिक्विडिटी है या नहीं है, कंपनी की सॉल्वेंसी यानी कि कंपनी अपना उधार दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये देखने के लिए, कंपनी अपनी एक्टिविटी कैसे कर पा रही है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो देखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम इसको एस्टिमेट और फ्यूचर प्लान्स को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका पहला फायदा ये होगा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज ठीक से कर पाओगे, अकाउंटिंग फिगर्स को सिंप्लीफाई कर पाओगे, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो बिजनेस की है उसे कैलकुलेट कर पाओगे, प्रॉब्लम एरियाज को ढूंढ पाओगे और कंपैरेटिव कर पाओगे। बिना इसके कंपैरिजन करना जरा मुश्किल काम है, ठीक है। अब इसकी कोई वो है लिमिटेशन क्या? ऐसा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, ऐसा मतलब कोई ऐसी चीज है जो मतलब ये नहीं कर सकती? बिल्कुल, ये क्वालिटी फिगर्स नहीं देखती, इसे नंबर से मतलब होता है। तो रेशियो एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव फैक्टर है, इसे सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है, इसे नंबर से मतलब है। इसको कोई मतलब नहीं है कि आपका जो क्या बोलते हैं आपकी क्वालिटी क्या है, उसकी फिगर्स की क्वालिटी क्या है। दूसरा, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है। कई लोग इसको बनाते हैं, कई देश इसको नहीं बनाते। अगर आपने विंडो ड्रेसिंग करी है, विंडो ड्रेसिंग किसको बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं फ्रॉड्स को, फ्रॉड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड किए जाते हैं उनको हम विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। बाय मेकिंग बाय मेकिंग फॉल्स एविडेंसेस या फॉल्स वाउचर्स, गलत वाउचर्स बनाकर, फॉल्स एंट्रीज कर कर तब बनाते हैं हम, तब उसे विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। इससे भी होता है क्योंकि अगर आपने विंडो ड्रेसिंग करी हुई है, आपने गलत वाउचर्स बनाए, गलत एंट्रीज करी, जाहिर सी बात है यहाँ पे आंसर भी गलत आने वाले हैं। दूसरा, ये इनहेरेंट लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, जो अकाउंटिंग की लिमिटेशन है वो भी इसकी लिमिटेशन मानी जाती है। और एब्सोल्यूट डेटा की एब्सेंस के कारण ये मिसलीड कर सकता है, यानी कि अगर आपने बैलेंस शीट में ही गलत इंफॉर्मेशन दी है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। प्राइस लेवल चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, मतलब 2019 में आपका करंट रेशियो 2:1 था और 2022 में भी वो 2023 में भी 2:1 है। क्या दोनों में कोई फर्क नहीं है? है। कीमतें बदलती हैं, प्राइस इंडेक्स बदलता है। 2019 में जो चीज आपको 10 रुपए की मिल रही थी, अब वो 10 की नहीं मिलती 2023 में। 4 साल बाद वो 11 रुपए की हो जाएगी या 12 रुपए की हो जाएगी, वो चीजें नहीं देख रहा होता। पर्सनल बायसनेस पे भी डिपेंड करता है। अगर एनालिस्ट सोचता है कि नहीं, मैं सॉल्वेंसी रेशियो निकालूंगा ही नहीं, तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, सॉल्वेंसी रेशियो वो निकाल ही नहीं रहा है। हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और अब मैं आपको समझाता हूँ चारों कैटेगरी क्या है। पहली कैटेगरी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी रेशियो, इसे शॉर्ट टर्म भी कहते हैं, इसे हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कहते हैं। इसके बाद अगला हमारा आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी निकालने के लिए होता है। फिर हमारे पास आते हैं एक्टिविटी रेशियो।
इन्हीं को हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। और फिर आते हैं आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आपको इन दो कैटेगरी को पढ़ना है, बस बात खत्म। बाकी दो अपने आप पता लग जाएंगे आपको कौन है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, आप तीन फॉर्मूले यहां पर याद करके चले जाओ। यहां पर पहला करंट रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो, तीसरा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ये तीन फॉर्मूले यहां पढ़ लो, लिक्विडिटी आ गई। चार फॉर्मूले इसके अंदर होते हैं। टैप्ड इक्विटी होता है, इसके अंदर एक होता है टोटल एसेट टू डेप्ट, एक होता है आपका इसमें प्रोप्राइटरी रेशियो, और एक होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये आगे आएंगे, ये तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि भैया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, तो आप बता पाओगे सॉल्वेंसी रेशियो होता है। वो आपसे पूछ ले करंट रेशियो क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो होता है, कैटेगरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको कैसे याद करें। आप ये याद कर लो कि तीन इसके अंदर आते हैं, चार इसके अंदर आते हैं, और जितनों के पीछे टर्नओवर जुड़ा होता है, टर्नओवर वर्ड ढूंढो, तो वो सब एक्टिविटी रेशियो है, और जो बच गए वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। तो आपको पढ़ना क्या है कि अगर आप ये पता कर लो कि तीन रेशियो आपके लिक्विडिटी में आते हैं, चार आपके किस में आते हैं, सॉल्वेंसी में आते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप ही मुझे जवाब देना, सामने रखी हुई चीज है, ठीक है। मैं आपको पूछ रहा हूं सेल्स, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्ड क्या जुड़ा हुआ है, टर्नओवर, कौन सी कैटेगरी में चला गया, एक्टिविटी रेशियो में चला गया। अब आपसे पूछा है कि ये बताओ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तो वर्ड पढ़ो। वो बोल रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जरा वर्ड देखो, इस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कहीं पे भी आपको टर्नओवर वर्ड मिला नहीं, इसका मतलब इस कैटेगरी को तो नहीं बिलोंग करता, यानी कि वो ये तो नहीं है। अब क्या वो यहां पे दिख रहा है आपको, सॉल्वेंसी में नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी नहीं है। क्या आपको इन तीन में दिख रहा है, नहीं ये भी नहीं दिख रहा है। आपको फिर कहां जाना पड़ेगा, फिर आपको यहां भेजना पड़ेगा। आपको वर्ड पढ़ना है, आप समझ जाएंगे कि किस में आएगा। अगर आपको याद है लिक्विडिटी के अंदर तीन आते हैं, सॉल्वेंसी के अंदर चार आते हैं, टर्नओवर वाले सारे एक्टिविटी के अंदर जाते हैं, जो बच जाते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी पे जाते हैं। ठीक है, मैं फिर बोल देता हूं, आप याद कर लीजिए लिक्विडिटी रेशियो के अंदर तीन है, सॉल्वेंसी के अंदर चार हैं, जितने टर्नओवर आएंगे सब जाएंगे आपके एक्टिविटी रेशियो के अंदर, और जितने जो बच जाएगा, जितने भी बच जाएंगे उसके बाद वो सब चले जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, यानी कि वो सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो जाएंगे। एक वर्ड पूछता हूं मैं आपसे, क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा कि किसके अंदर आ रहा होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी रेशियो किसके अंदर आ रहा है, वो आपको दिख रहा है सॉल्वेंसी के अंदर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां से, क्वेश्चन ये है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर किसके अंदर आएगा, अर्निंग पर शेयर किसके अंदर आएगा, लिक्विडिटी के अंदर तो उसका नाम है नहीं, सॉल्वेंसी के अंदर भी उसका नाम नहीं है, अर्निंग पर शेयर बोल रहा हूं तो टर्नओवर भी पीछे नहीं जुड़ा हुआ, तो फिर क्या है, तब वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, तब वो आपका क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। अच्छा, एक और चीज समझ लेते हैं, ये जो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये हमेशा आपके किस में आते हैं, आपके एब्सोल्यूट रेशियो होता है, ये आपका एब्सोल्यूट रेशियो होता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें ये ना आपका हाँ मैं कैसे बोलूँ इसको, ये रेशियो में ही आता है। रेशियो मतलब ये ऐसे आएगा, 2:1 आएगा, 3:1 आएगा, 4:1 आएगा, ये भी ऐसे ही रेशियो में आएगा, 3:1 आएगा, 4:1 आएगा, लेकिन ये टाइम्स में आता है, ये वाला टाइम्स में आता है। कौन सा वाला, एक्टिविटी रेशियो, जितने एक्टिविटी रेशियो होते हैं सब टाइम्स में आते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम्स, डेटा टर्नओवर रेशियो टाइम्स, ठीक है,
जितनों के पीछे टर्नओवर जुड़ जाएगा सब टाइम्स में आने शुरू हो जाएंगे। ये परसेंटेज में भी आ सकते हैं, टाइम्स में भी आ सकते हैं, और ये आपके एब्सोल्यूट रेशियो के फॉर्म में भी आ सकते हैं, या एब्सोल्यूट रेशियो भी हो सकते हैं, यानी कि 1:1 भी हो सकता है, 2:1, 3:1, ऐसे करके दे सकता है। ठीक है, एब्सोल्यूट रेशियो हम इसको बोलते हैं, जिनमें रेशियो बनता है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाली कैटेगरी है, उससे नहीं पूछता, वो आपसे पूछ लेगा एक्टिविटी रेशियो ऑलवेज कम्स इन टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लिक्विडिटी रेशियो के साथ। लिक्विडिटी रेशियो क्या है? लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए है। मेरी कंपनी आने वाले 2-3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर अपने उधार को चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। कौन सा उधार? शॉर्ट टर्म वाला उधार, लॉन्ग टर्म वाला नहीं। शॉर्ट टर्म वाले उधार को चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी, उसे चेक करने के लिए मैं अपना लिक्विडिटी रेशियो लगाता हूं। लिक्विडिटी रेशियो में पहला नाम हमारा है करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो एक ही चीज को बोलते हैं। ये रेशियो क्या दिखाता है? ये रेशियो दिखाता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में एक रिलेशनशिप। और किस चीज के लिए? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए है। और इसे आइडल, ये चीजें याद करके जाना भाई, आइडल किसके बोलते हैं? इसका आइडल क्या होता है? आइडल मतलब इसे कब अच्छा माना जाता है? बेस्ट माना जाता है जब ये 2:1 होता है। जब ये 2:1 ये बेस्ट माना जाता है। तो अगर करंट रेशियो, हमेशा बोला जाता है करंट रेशियो कितना रखना चाहिए? 2:1, यानी कि जितनी लायबिलिटीज हो उससे दुगनी एसेट होनी चाहिए। ये मैंने आपको भी पहले भी बताया होगा कभी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? जितनी लायबिलिटी हो उससे, जितनी सीएल हो उससे 2 गुनी होनी चाहिए क्या? करंट एसेट्स। तो हमेशा याद रखो, सीए हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? 2CL के बराबर। मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, ये वो ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ ये वो रेशियो बताओ जो ये कहता है कि CA = 2CL होना चाहिए। ऐसे ही बोल सकता है वो कि वो रेशियो बताओ जो CA = 2CL कहता है। CA = 2CL कौन कहता है? वो कहता है ये वाला रेशियो। इस लाइन के कारण इसको समझो, क्योंकि वो आपको ऐसे नहीं देगा आप डायरेक्टली कि करंट रेशियो का फॉर्मूला बता दो या वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला बता दो या उसका आइडियल बता दो। वो आपको ये बोलेगा कि ये बताओ कि किस किस रेशियो का आइडियल, किस रेशियो का आइडियल CA = 2CL होता है, कि करंट एसेट हमेशा दुगने होने चाहिए करंट लायबिलिटी के। ये किसका आइडियल रेशियो है? वो आपको लिख के दे देगा CA = 2CL इज आइडियल रेशियो ऑफ, इज आइडियल किस केस में? कौन कहता है ये आइडियल है? ये कहता है करंट रेशियो कहता है। ये करंट रेशियो कहता है कि ये आइडियल है, यानी कि ये आपका क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला है। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी CA/CL, इसके ऊपर एक फॉर्मूला है। और इस CA के अंदर, इसकी करंट एसेट के अंदर क्या क्या आता है? इसकी करंट एसेट के अंदर हर करंट एसेट आते हैं जो विद इन 12 मंथ्स होती हैं, यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट भी आएगा, इन्वेंट्रीज भी आएगा, ट्रेड रिसीवेबल भी आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस भी आएंगे, अदर करंट एसेट भी आएंगे, प्रीपेड भी आएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आएगा। ये सब करंट एसेट है, जो करंट एसेट है वो सब आते हैं। अब करंट लायबिलिटी के अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ जाएंगी, आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे, अदर करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आ जाएंगे। ये सब आपके किसके अंदर आ जाएंगे? करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो। तीनों नाम एक ही हैं। लिक्विड रेशियो बोलो, क्विक रेशियो बोलो, एसेट टेस्ट रेशियो बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तीनों एक ही नाम है, इनको हमें समझना है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट के बीच, करंट लायबिलिटी के बीच का रिश्ता। ये ना एक्चुअल में ना फर्म की एबिलिटी निकालता है ताकि फर्म अपने क्रेडिटर्स को इमीडिएटली पे कर पाए। वो जो ऊपर वाला है ना, वो ये नहीं दिखाता कि क्रेडिटर को पेमेंट करने की क्या है, ये दिखाता है, ये दिखाता है फर्म की एबिलिटी कि फर्म अपने क्रेडिटर को इमीडिएटली पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर आप ऊपर वाले को देखो, इस वाले को देखो, तो ये क्या दिखा रहा था? ये दिखा रहा था अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस कर रहा था।
यानी कि इसमें ये करंट लायबिलिटी, ये क्रेडिटर को भी लेने वाला था, बिल्स पेबल को भी लेने वाला था, सबको लेने वाला था, ये सारे लेने वाला था। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ ये देख रहा है कि क्या मैं अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर पाऊंगा, और पेमेंट किससे कर सकते हो आप, कैश से, कैश से। और इसका इंडिकेटर क्या है, इसका आइडियल क्या माना जाता है, 1:1, 1:1 इसका आइडियल माना जाता है। अब यानी कि ये कहता है कि क्विक एसेट्स हमेशा करंट लायबिलिटी के बराबर रहनी चाहिए, ये है इसका आइडियल। ठीक है, क्विक एसेट हमेशा करंट लायबिलिटी के बराबर रहनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्विक एसेट क्या होता है। तो देखिए, मैं क्विक एसेट का आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ। क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास करंट एसेट्स हैं, उसमें से आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दीजिए, क्योंकि इससे कोई कैश आने वाला है नहीं, और स्टॉक को हटा दीजिए, क्योंकि कैश स्टॉक जो है वो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, जो अब भी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। आपके पास कोई पैसे मांगने आया, आप क्या बोलोगे, मेरा स्टॉक बिकने दो, नहीं, वो हो ही नहीं सकता, स्टॉक अभी अचानक नहीं बिकेगा। इसलिए आप देखोगे सब है इसके अंदर, करंट इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, ट्रेड रिसीवेबल इसके अंदर है, कैश इसके अंदर है, शॉर्ट टर्म लोन है, अदर करंट एसेट्स हैं, लेकिन इसके अंदर ये दो लोग नहीं। अब आप बोलोगे देखो यहाँ लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ पूरी लाइन पढ़ो, आइटम एक्सक्लूडेड इन लिक्विड एसेट आर इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इसको हटा दिया गया है। स्टॉक और इन्वेंट्री को हमने हटा दिया है करंट एसेट में से, जो बच गया वो क्विक एसेट है। और अब इस क्विक एसेट से क्या मैं अपनी करंट लायबिलिटी की पे कर पाऊंगा, इसको मैं चेक कर रहा हूं। तो मैं हमेशा अपनी क्विक एसेट को किसके बराबर रखना चाहूंगा, अपनी करंट लायबिलिटी के बराबर रखना चाहूंगा। ऐसा मेरे को आइडियल रेशियो इसका कहता है। करंट लायबिलिटी वही है जो आपने ऊपर पढ़ी थी, तो उसमें ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं। एक रेशियो और रह गया आपका, वो मैंने यहाँ पे लिखवाया नहीं है क्योंकि इसका फॉर्मूला पूछते नहीं है, वो होता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, इसमें डेटर को भी हटा देते हैं। एब्सोल्यूट लिक्विड कौन होते हैं, कैश और बैंक, कैश और बैंक होते हैं। और नीचे हम करंट लायबिलिटी लेते हैं। इसे हम ना, इस वाले को हम रिगोरस टेस्ट कहते हैं, रिगोरस टेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। कौन है रिगोरस टेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ये एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो रिगोरस टेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज। अभी तक हम फर्स्ट कैटेगरी के 3 फॉर्मूले पढ़े, तीसरा ये था, 2 कौन से थे, एक ये था लिक्विड और एक आपका था करंट, ठीक है, जिसको आप वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब आते हैं हम सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए, या ये कहें कि ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो शॉर्ट टर्म कौन चेक करता है, शॉर्ट टर्म चेक करते हैं लिक्विडिटी वाले, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी वाले चेक करते हैं। यहां पर हम क्या चेक करेंगे, यहां पर हम लॉन्ग टर्म वाला चेक करेंगे। ठीक, हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करेंगे। अब हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करने के लिए कितने फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास यहाँ पर कई सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला जो हमारे पास यहाँ पर है वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या करते हैं इसमें, हम इसमें रिलेशनशिप निकालते हैं। किसका रिलेशनशिप निकालते हैं, हम यहाँ पर रिलेशनशिप निकाल रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज का, किसके साथ, इंटरनल लायबिलिटीज के साथ, यानी कि शेयर होल्डर फंड के साथ। ठीक है, इट इज कंप्यूटेड टू असर्टेन, क्या निकालने के लिए कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं है। इसका आइडल भी 2:1 होता है, इसका आइडल भी 2:1 होता है। पर ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पर करंट है, यहाँ पर ऐसा ही लिखा होता है, यहाँ पर वो आपको देगा कि डेब्ट, एक मिनट, हाँ, डेब्ट हमेशा दुगनी होनी चाहिए, किससे, इक्विटी से, यानी कि शेयर होल्डर
फंड से, डेप्ट हमेशा शेयर होल्डर फंड से दुगने होने चाहिए, ऐसा इसका आइडल बोलता है। अब इसमें हम समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला होता है डेप्ट ऊपर नीचे इक्विटी। डेप्ट में लॉन्ग टर्म डेप्ट आता है, डेप्ट में हमेशा लॉन्ग टर्म डेप्ट आएगा, शॉर्ट टर्म डेप्ट मत लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म डेप्ट आप ऑलरेडी ले चुके हो। कहां पर? करंट रेशो के अंदर। शॉर्ट टर्म डेप्ट आप ऑलरेडी करंट रेशो के अंदर ले चुके हो, इसलिए आप वहां यहां उन्हें नहीं लोगे। यहां पर आपको क्या लेना है? यहां पर आपको सिर्फ क्या लेना है? लॉन्ग टर्म डेप्ट लेना है, और नीचे शेयर होल्डर फंड आएगा। अब यहां पर आप इस बात को समझिए, आइटम्स इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर कौन कौन आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है, मैं कुछ वर्ड और जोड़ देता हूँ, डिवेंचर आते हैं, इसमें आप ले लीजिए, इसके अंदर आ जाएगा आपका लोन, आ जाएगा लोन फ्रॉम बैंक, वो भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इक्विटी और शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, अपनी नॉन करंट एसेट को जोड़ दो, नॉन करंट एसेट्स को, ये सब नॉन करंट एसेट्स हैं, और उसके ऊपर वर्किंग कैपिटल ऐड कर दो और माइनस कर दो नॉन करंट लायबिलिटीज को, इससे भी आपका आ जाएगा। एक और फॉर्मूला बताता हूँ इसी का एक फॉर्मूला और होता है, किसका? शेयर होल्डर फंड का। शेयर होल्डर फंड का ये होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लेकिन इस फॉर्मूले को हम यूज क्यों नहीं करते, या फिर फॉर्मूला लिखते क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा ही एक फॉर्मूला ना कैपिटल एम्प्लॉयड का भी होता है, तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हम कई बार इसको यूज नहीं करते, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल वर्ड यूज किया ना, इसलिए उसका फॉर्मूला बताया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सा? मैंने आपको वर्किंग कैपिटल पढ़ाया था ना? हाँ पढ़ाया था, ठीक है। ये कौन सा पढ़ाई। वाला कंसेप्ट है? क्वालिटी वाला, क्वांटिटी वाला? ये क्वालिटी। क्वालिटी वाला, क्वालिटेटिव कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट है ये, ठीक है। इसके बस में एक फॉर्मूला आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। ये क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर फंड हम शेयर होल्डर फंड को बोलते हैं, और टोटल एसेट के बीच का रिश्ता। तो फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड ऊपर, टोटल एसेट नीचे। प्रोप्राइटर फंड तो वही है, शेयर होल्डर फंड जैसे ऊपर निकाला बिल्कुल वैसे ही है, तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। पर टोटल एसेट क्या होती है? टोटल एसेट के अंदर सब आएगा भाई, नॉन करंट भी आएगा पहला, और प्लस इसमें आपका करंट एसेट भी जुड़ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि टोटल एसेट क्या होती है? टोटल एसेट होती है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स, इन सब को जोड़कर आपकी आती है टोटल एसेट। अगला फॉर्मूला आता है टोटल एसेट टू डेप्ट। यहां से फॉर्मूले याद करना, न्यूमेरिकल नहीं, फॉर्मूले। यहां से जितने फॉर्मूले ही आपको याद होने चाहिए। वो मैच द फॉलोइंग बना सकता है फॉर्मूले के लिए, वो आपको मैच द फॉलोइंग बना के दे देगा, कहेगा कि ये रहा मेरा ये रहा फॉर्मूला, इसको मैच करा लो, ठीक है। ऐसे बना सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ। टोटल एसेट और लॉन्ग टर्म डेप्ट के बीच का रिश्ता, टोटल एसेट ऊपर, लॉन्ग टर्म डेप्ट नीचे, ठीक है। और एक आखिरी फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। एक और क्वेश्चन, एक और है जिसके अंदर नेट प्रॉफिट होता है, लेकिन वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, आगे आएगा। नेट, इसमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, उसको चाहिए होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और नीचे देखिए, नीचे लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं है, नीचे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, इंटरेस्ट निकालना है नीचे। आपको लॉन्ग टर्म डेट नहीं लेनी है। मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म डेट 1 लाख रुपए का, उसका 10% है, तो आपको नीचे 1 लाख नहीं लेना, नीचे आपको 10,000 रुपीज लेना है, इंटरेस्ट लेना है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा, ये तो इसमें आपको लगेगा कि शायद इन्होंने 10,000 ही उठा इसका कुछ कर दिया। ऐसे ले लो कि मान लीजिए 5% डिबेंचर है आपके पास, और उसकी टोटल वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपए की है। तो इंटरेस्ट कितना हुआ इसके ऊपर? इसके ऊपर इंटरेस्ट हुआ 10,000 रुपये, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट आया होगा वो आपको ऊपर लगाना होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट लेना है नीचे, ध्यान रखिएगा। अब आपकी तीसरी कैटेगरी आ गई, टर्नओवर, परफॉर्मेंस और एक्टिविटी।
तीनों नाम एक ही है, टर्नओवर, परफॉर्मेंस, एक्टिविटी। और ध्यान रखिएगा इन सब के पीछे हमेशा देखो, मैं आपको दिखाऊंगा, सबके पीछे टर्नओवर वर्ड जुड़ा हो। इसीलिए मैंने कहा था कि आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए कि इन सब के पीछे टर्नओवर वर्ड जुड़ा होता है। कि अगर आपने ये पता कर लिया कि इसके पीछे, सबके पीछे टर्नओवर वर्ड, देखिए टर्नओवर वर्ड है, तो ये टर्नओवर वर्ड जुड़ने के कारण ये सब किसके अंदर आ गए हैं, एक्टिविटी रेशियो के अंदर आ गए। जितने हैं वैसे तो सारे लिखवाए नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा सारे फॉर्मूले कैसे बनते हैं, फॉर्मूला बनाना बता दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा। ठीक है, टर्नओवर और परफॉर्मेंस या एक्टिविटी रेशियो, ये रेशियो जो हमारे पास है, ये कंपनी के टर्नओवर रेशियो क्या दिखाते हैं, कंपनी की एफिशिएंसी चेक करते हैं कि वो अपनी एसेट से अपनी सेल जनरेट कर पा रहे हैं। टर्नओवर का मतलब ही सेल होता है। तो इनके फॉर्मूले में सेल इंपॉर्टेंट टर्म है, इनके फॉर्मूले में सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या तो वो सेल की फॉर्म में होता है या वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्म में होता है। बट इसको हम कल करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबे हैं, इनको एक साथ हम देखेंगे। अभी ये समझ लेते हैं कि टर्नओवर रेशियोज कौन से रेशियोज होते हैं, जिनके पीछे जो सेल्स से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अपनी एसेट्स को क्या हम सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। कंपनी अपनी एसेट्स का कितने अच्छे से यूज कर पा रही है ताकि वो अपने क्या बना सके, सेल्स क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे आपको हर तरीके का रेशियो मिलेगा, हर तरीके का, एक्सपेंस तक का रेशियो मिलेगा आपको। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टर्नओवर रेशियो के नाम से मिलेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन टर्नओवर रेशियो के बना सकते हैं इसको। तो इनके तो फॉर्मूले ही बनाए जाते हैं खुद ही, 4-5 फॉर्मूले हैं जिनको याद करना होता है, बाकी सारे फॉर्मूले तो खुद बनाए जाते हैं इसके, किसके, टर्नओवर और परफॉर्मेंस वाले के। तो ये कल देखेंगे, कल हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, अभी इसको यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना काम हो गया, आपको ऊपर की सारी बातें भी तो डाइजेस्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, जितनी आपको अभी तक यहाँ पे बताई हैं, तो यहाँ तक का आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसके फॉर्मूले प्लीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर हमने एक जगह पर यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, कहाँ से, ये इस वाले से, करंट रेशो से, उसको देखना है। ठीक है, इससे एक न्यूमेरिकल बन जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको इसे करना है याद। हाँ जी, बताए, आवाज सबको साफ साफ आ रही थी लगातार? हाँ जी सर, आ रही थी। ठीक, तो हाँ, तो आज तो अभी से ऐसे रख लेते हैं, अभी तो ऐसे से हो जाएगा।